चलो यहाँ यहाँ ध्यान दो। हम लोग क्या देख रहे थे, हम लोग पढ़ रहे थे VVI सब्जेक्टिव, जो आगे आने वाला एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वो देख रहे थे ना। इसका सीरीज़ जब हम आगे बढ़ा रहे थे तो फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का और हिस्ट्री का करवा चुके हैं। हिंदी का भी और संस्कृत का भी VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो चुका है, ठीक है ना। और अभी हम देख रहे थे सोशल साइंस में 2 नंबरिया क्वेश्चन देख रहे थे, जो काफ़ी VVI इम्पोर्टेंट है आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। नहीं वार्षिक एग्ज़ाम के लिए जो तो तुम लोग को इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो तुम लोग अभी मेरा 24,000 सब्सक्राइबर हो गया है। अब तुम लोग पर हम छोड़ देते हैं कि 25,000 सब्सक्राइबर तुम लोग कितना जल्दी पूरा आता है, ठीक है ना। तो तुम लोग बस सब लोग हैं, आज तुम लोग को शेयर करना है, ठीक है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करना है। और स्कूल में जाते हो, कोचिंग वोचिंग में, तो बताओ अपने दोस्तों को, 9th वाला को भी, 10 वाला को भी, 11th वाला को, 12th वाला को भी। देखते हैं तुम लोग कितना जल्दी मेरा 25,000 सब्सक्राइबर पूरा आता है, ठीक है ना। ऐसा मत सोचो कि मेरा दोस्त ही पढ़ लेगा तो भी फर्स्ट आएगा, सबको पढ़ना चाहिए, ठीक है। इसलिए तुम लोग शेयर जरूर करना, ठीक है। तो आज तुम लोग सब लोग शेयर करो, ठीक है। नहीं तो इधर से एक बटन टिपेंगे तुम लोग का मोबाइल उड़ जाएगा, ठीक है। तो शेयर सब लोग करो, ठीक है। तो शेयर करो तुम लोग, देखते हैं 25,000 सब्सक्राइबर कितना जल्दी पूरा आता है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले बताना चाहते हैं, तुम लोग को मेरा कोई भी वीडियो खोजेगा तो मेरा फ़ोटो पर क्लिक करना है। फ़ोटो पर क्लिक करेगा तो बहुत सारा ऑप्शन आएगा, तुम लोग को जाना है प्लेलिस्ट के ऑप्शन में। और प्लेलिस्ट के ऑप्शन में जाएगा तो तुम लोग को सभी का प्लेलिस्ट बना हुआ मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्लास 10th का ऑल सब्जेक्ट कंप्लीट ख़त्म कर दिया है। चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, मैथ हो, या सोशल साइंस में हिस्ट्री हो, सिविक्स हो, इकोनॉमिक्स हो, ज्योग्राफी हो, सब तुम लोग का समाप्त है। या हिंदी व्याकरण हो, संस्कृत व्याकरण भी लगभग समाप्त है, ठीक है ना। इंग्लिश ग्रामर भी पढ़ाया जाता है, तो सब तुम लोग को मिल जाएगा। करियर कोर्स भी साइंस का कुछ करवा दिए, चैप्टर 3 तक करवा दिए, वो सब मिल जाएगा। और मैथ का VVI ऑब्जेक्टिव का चैप्टर बाय चैप्टर, जिसको प्रॉब्लम हो रहा है तो वहाँ लिखल है क्लास 10th का मैथ करियर कोर्स, वो भी देखो, ठीक है ना। तो सब हम A to Z पढ़ा दिए हैं। उतना कितना बताएंगे, तुम लोग मेरा फोटो पर क्लिक करना, पहले इसको ऑप्शन में आना, A to Z वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। और VVI ऑब्जेक्टिव और जो VVI सब्जेक्टिव हम करवा रहे हैं, जो सीरीज चला रहे हैं, ठीक है ना, जो चला रहे हैं, सबका हम ऑब्जेक्टिव करवा दिए, सब्जेक्टिव करवा दिए। ये सब तुम लोग सप्ताह में कम से कम 2 बार जरूर देखना, ठीक है ना, बहुत काम करेगा। तो आज निकालो सिविक्स, क्या निकालना है। सिविक्स में आज देखेंगे 2 नंबर वाला VVI ऑब्जेक्टिव देखेंगे, VVI ऑब्जेक्टिव देखेंगे, ठीक है ना। तो 2 नंबर वाला VVI ऑब्जेक्टिव देखेंगे। पहले हम ऑब्जेक्टिव बोल दिए, सब्जेक्टिव को देखेंगे, पहले हम समझा देंगे, उसके बाद बताएंगे। इससे क्या होता है, तुम लोग को आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है ना। हिस्ट्री में भी पहले हम समझाते थे, उसके बाद बताते थे, तो तुम लोग को याद हो जाएगा, ठीक है। तो चलो करते हैं। चलो तो निकाल लो तुम लोग, देखो जिसके पास BBD गेस पेपर है वो निकाल लो। और BBD गेस पेपर में जिस प्रकार लिखा होता है क्वेश्चन आंसर, उस तरह हम नहीं बोलते हैं, अपना भाषा में बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर आंसर बड़ा लिखा होता है। सिविक्स में थोड़ा छोटा है, ठीक है ना। सिविक्स में थोड़ा ठीक है, लेकिन हिस्ट्री में काफ़ी बड़ा हाथी जैसा लिख दिया था, तो उसको हम छोटा करके अपना लैंग्वेज में सटीक आंसर दिए थे, ठीक है ना। तो वो तुम लोग नोट कर लो, या उसी तरह 2-3 बार सुनेगा, ठीक है ना। सप्ताह में कम से कम 2 बार, फिर 3 बार सुनेगा, तो परीक्षा आता है तो तुम लोग को याद हो जाएगा, तुम लोग परीक्षा में उस तरह लिख देगा, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो अपना भाषा में आंसर देगा तो ज़्यादा नंबर मिलता है, ज़्यादा मार्क्स भी मिलता है, ठीक है। तो चलो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ए बंदर, चलो यहाँ ध्यान दो तुम लोग। और तुम लोग एकदम शेयर करो, ठीक है ना। एकदम लाइक 1 बार करो, शेयर 1000 बार करो, हर ग्रुप में करो, एजुकेशन ग्रुप में, जितना भी एजुकेशन ग्रुप है, ठीक है ना। जिसके पास मोबाइल है उसके पास शेयर करो। और तुम लोग 25,000 सब्सक्राइबर बहुत जल्दी पूरा हो, ठीक है। तुम लोग पर ही छोड़ दिए, उसका बाकी बस सिलेबस हम पर तुम छोड़ो। चलो यहाँ ध्यान दो, क्या बोल रहा है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र से क्या समझते हैं। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र से तो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र से आप क्या समझते हैं, बोल रहा है ना। तो देखो धर्मनिरपेक्ष राज्य मतलब क्या होता है, ए बंदर, धर्मनिरपेक्ष जानवर यहाँ ध्यान देगा। धर्मनिरपेक्ष राज्य मतलब क्या होता है, धर्मनिरपेक्ष राज्य मतलब होता है वैसा राज्य जिसका कोई अपना एक विशेष धर्म नहीं होता है। वैसा राज्य जिसका कोई अपना एक राजकीय धर्म नहीं होता है, राजकीय धर्म नहीं होता है, बल्कि वो सभी धर्मों को समान रूप से आदर एवं सम्मान करता हो, उसे धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा जाता है। समझ तुम लोग आ गया। धर्मनिरपेक्ष, भारत क्या है, धर्मनिरपेक्ष राज्य है, क्योंकि भारत का कोई अपना एक विशेष धर्म नहीं है। यहाँ पर तुम कोई भी धर्म मानो, कोई दिक्कत नहीं है। सभी धर्म को सरकार द्वारा, भारत के द्वारा समान रूप से सम्मान दिया जाता है और आदर किया जाता है ना। चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, धर्म हो, जैन हो, बौद्ध हो, ठीक है ना। कोई भी धर्म को मानने वाला, कोई दिक्कत नहीं। तुमको कोई दूसरा धर्म अपनाना है तो अपना लो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ सभी धर्म को समान रूप से सम्मान और आदर मिलता है। समझ तुम लोग आ गया। तो बोलेगा
धर्मनिरपेक्ष राज किसे कहते हैं? तो बोलना है धर्मनिरपेक्ष राज किसे कहते हैं? तो बोलना है वैसा राज, वैसा राज जिसका कोई अपना राजकीय धर्म नहीं होता है, राजकीय धर्म नहीं होता है, बल्कि वे सारी धर्मों को समान रूप से सम्मान एवं आदर करता हो, उस राज को धर्मनिरपेक्ष राज कहा जाता है। समझ तुम लोग आ गया? पाकिस्तान धर्मनिरपेक्ष राज है? तो नहीं, क्योंकि वहाँ पर इस्लामिक धर्म, उसका अपना एक धर्म क्या है? इस्लामिक धर्म है। समझ तुम लोग आ गया? चलो अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सांप्रदायिकता की परिभाषा दे। सांप्रदायिकता का परिभाषा दे। तो सांप्रदायिकता मतलब क्या होता है पता है? सांप्रदायिकता मतलब होता है कि जब विभिन्न समुदाय के लोग आपस में टकराव होने लगता है, यानी लड़ने लगता है, ठीक है ना, उसे सांप्रदायिकता कहते हैं। सांप्रदायिकता, और सांप्रदायिकता का सबसे जो मेन कारण है वह है धर्म। क्या है? धर्म के आधार पर लड़ता है। मान लो हिंदू मुस्लिम में कहीं पर हो गया, मतलब भगदड़ हो गया, ठीक है, दंगा हो गया, तो क्या है? सांप्रदायिकता। क्या है? तो विभिन्न धर्मों के बीच आपसी टकराव जो होता है उसे सांप्रदायिकता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? और सांप्रदायिकता का लिखना है क्या? सांप्रदायिकता किसे कहते हैं? तो लिखना विभिन्न धर्मों के बीच, विभिन्न समुदायों के बीच आपस में जो धर्म के कारण टकराव होता है उसे सांप्रदायिकता कहा जाता है। और सांप्रदायिकता का सबसे मेन कारण है जब हम एक धर्म को दूसरे धर्म से सर्वश्रेष्ठ मानने लगते हैं। हम अपना धर्म को बोलें कि मेरा धर्म ही सब कुछ है, बाकी सब धर्म बेकार है, कोई काम के ना है, तो इससे क्या होगा? दंगा होगा। तो सांप्रदायिकता का जन्म होने का जो सबसे मेन कारण है, वो सबसे मेन कारण क्या है कि जब हम एक धर्म को दूसरे धर्म से सर्वश्रेष्ठ मानने लगते हैं तो वो सांप्रदायिकता को जन्म देता है। समझ तुम आ गया? और सांप्रदायिकता किसी भी देश के लिए क्या होता है? खतरा होता है। क्या होता है? खतरा ना है। अब दंगे होते रहेगा तो सरकार को देश का विकास करेगा विकास। समझ तुम आ गया? तो वही बोल रहा है कि सांप्रदायिकता की परिभाषा दे। सांप्रदायिकता की तो क्या बोलना है? जिस तरह हम बोले थे उस तरह लिखना है कि एकदम सिंपल लैंग्वेज में, एकदम साधारण भाषा में बोल रहे हैं, ठीक है ना। क्या बोल रहे थे? बोले थे क्या? विभिन्न समुदायों के बीच, ठीक है ना, विभिन्न समुदायों के बीच आपसी मतभेद के कारण टकराव को सांप्रदायिकता कहते हैं। और सांप्रदायिकता का सबसे मेन कारण है जब हम एक धर्म को दूसरे धर्म से सर्वश्रेष्ठ मानने लगते हैं तो वो सांप्रदायिकता को जन्म देता है। और या किसी भी देश के एकता एवं अखंडता के लिए खतरा होता है। क्या होता है? किसी भी देश के एकता एवं अखंडता के लिए खतरा होता है। बस इतना ही लिखना है। समझ तुम लोग आ गया? चलो अगला इंपॉर्टेंट क्या है? अगला इंपॉर्टेंट है कि नहीं दो प्रावधानों का जिक्र करें। कि नहीं दो प्रावधान, क्वेश्चन नंबर 7, कि नहीं दो प्रावधानों का जिक्र करें जो भारत को धर्मनिरपेक्ष देश बनाता है। धर्मनिरपेक्ष देश यानी दो प्रावधान का जिक्र करना है, या फिर नीचे लिखा हुआ है भारतीय संविधान। कितना लोग बोलता है बोर्ड पर लिख के बताने? पगला, बोर्ड पर लिख के बताएंगे तो तुम लोग को एक ठो बताने में से कल हिस्ट्री बताए थे, तो हिस्ट्री अगर बताएंगे तो 5 दिन उसी को बताने में लग जाएगा, ठीक है ना। तुम लोग को हम पूरा सिलेबस ख़त्म कर दिए हैं, उसका ऑब्जेक्टिव पूरा ख़त्म कर दिए हैं, काफ़ी अच्छा समझा के ख़त्म कर दिए हैं। अब तुम लोग को समझ ना आ रहा है बोल रहे हैं तो समझ आना है, क्योंकि हम इसी को 2 बार बोलते हैं और अच्छा समझाने की कोशिश करते हैं। मेन तुम लोग को समझने का मकसद ना है, जो छापने का मकसद है वो बोलेगा। तो तुम लोग को क्या करना है? समझना है, ठीक है, क्योंकि पूरा सिलेबस खत्म करिए। जो मेरा पूरा सिलेबस देख लिया होगा उसके लिए तो सब कुछ नया समझने में, ठीक है ना। तो मेन मकसद है तुम लोग समझना। समझ जाओगे तो खुद लिख लोगे, लटोगे तो रटे पागल हो जाओगे, रांची जगह भर्ती हो जाओगे, ठीक है ना। और तुम लोग तो सब्सक्राइब भी नहीं करोगे, पागल हो जाओगे। तो इसलिए थोड़ा सब्सक्राइब भी कर दो, शेयर भी करो, लाइक भी करो, ठीक है। चलो अगला, कि नहीं दो प्रावधानों का जिक्र करें जो भारत को धर्मनिरपेक्ष देश बनाता है। धर्मनिरपेक्ष देश, तो धर्मनिरपेक्ष के बारे में बताइए दिए तुम लोग को, बताए थे ना। क्या बताए थे धर्मनिरपेक्ष के बारे में? तो बताया धर्मनिरपेक्ष किसे कहते हैं, तो धर्मनिरपेक्ष राज किसे कहते हैं? तो बताए थे वैसा राज जिसका कोई अपना राजकीय धर्म नहीं होता है, बल्कि वो सभी धर्मों को समान रूप से सम्मान एवं आदर करता हो, उसे धर्मनिरपेक्ष राज कहा जाता है। बताए थे ना। अब बोल रहा है कि तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज है, बात क्या है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में बोल रहा है कि नहीं दो प्रावधानों का जिक्र करें, यानी 2 प्रावधान बताओ, ठीक है ना, जो भारत को धर्मनिरपेक्ष देश बनाता है। यानी भारत को धर्मनिरपेक्ष देश क्या करता है? बनाता है। या बोल रहा भारतीय संविधान के 2 प्रावधानों का वर्णन करो जो भारत को धर्मनिरपेक्ष राज बनाता है। धर्मनिरपेक्ष राज, तो यहाँ पर लिखना है, पहला लिखना है क्या बोला? भारत के संविधान में जो वर्णन है, पहला देखिए यहाँ पर, पहले ऊपर बता रहे हैं, ठीक है। तो देखो लिखना है क्या, इस तरह लिखना है।
पहला कारण लिखना है कि दो कारण जो भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाता है वो निम्नलिखित है, ठीक है ना, वो निम्नलिखित है। पहला कारण क्या लिखना है? लिखना है भारत का कोई एक राजकीय धर्म नहीं है, राजकीय धर्म नहीं है, बल्कि वो हर धर्म को आदर एवं सम्मान करता है। पहला कारण ही हो गया। दूसरा कारण लिखना है कि भारतीय संविधान में ही भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है। बस दो कारण हो गया। समय तुम लोग आ गया ना? समझ आ गया ना? अब निचवा में थोड़ा बोल रहा है क्या, निचवा वाला अगर पढ़ेगा तो बोल रहा भारतीय संविधान के दो प्रावधान का वर्णन करो जो भारत के धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाता है। तो ये तो बताए दोनों तो एक है ना, लेकिन यहाँ में निचवा में बोल दिया संविधान। क्या बोल दिया है? यानी संविधान में जो लिखल वही बोलना है। अभी हम जो पहले बोले थे उसमें एगो क्या बोले थे, एक तो क्या बोले थे, शुरू में बोले थे कि भारत का कोई अपना राजकीय धर्म नहीं है, बल्कि वो हर धर्म को आदर एवं सम्मान करता है। बताए थे ना कि संविधान में नहीं लिखल है, लेकिन अपना मन से बोले थे। लेकिन अगर संविधान बोल देगा तो क्या बोलेगा? तो संविधान बोलेगा तो दूसरी लिखना है। क्या लिखना है? ये वाला जो बताए थे कि भारतीय संविधान में भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है। समझ तुम लोग आ गया ना? दूसरा क्या लिखना है? दूसरा लिखना है कि हम लोग प्रस्तावना तुम्हें जानता है ना, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष आया है धर्मनिरपेक्ष। तो दूसरा क्या हुआ? भारत के संविधान के प्रस्तावना में भी धर्मनिरपेक्ष राज्य के बारे में चर्चा किया गया है। तो संविधान के बारे में पूछा, दोनों संविधान से बोल दिए ना, बोल दिए तो बोलेगा दो कारण लिखना, तो लिख देगा। तुम लोग को हम 3 कारण बता दिए ना, बता दिए। एक तो संविधान में बता दिए लिखा हुआ है, एक तो प्रस्तावना में लिखा हुआ है, एक तो धर्म के जो परिभाषा होता है वो बता दिए ना। तो 2 को लिखना है। समय तुम लोग आया? समझ आया रे बंदर? बोलना। चलो अगला है लैंगिक असमानता क्या है? लैंगिक असमानता क्या है? तो लैंगिक असमानता क्या होता है बताओ? तो लैंगिक असमानता हम किसको बोलते हैं? बताए थे ना, लिंग के आधार पर लैंगिक असमानता मतलब होता है कि स्त्री और पुरुष को समान अधिकार ना है। कहीं पर पुरुष को ज़्यादा अधिकार दे दिया तो स्त्री को कम है, तो उसको बोलते हैं क्या? असमानता। क्या बोलते हैं? तो लिंग के आधार पर भेदभाव करना, लिंग के आधार पर तो यहाँ बोल रहा है कि लैंगिक असमानता क्या है? तो बोलेंगे लिंग के आधार पर समाज में महिलाओं एवं पुरुष के बीच भेदभाव करना लैंगिक असमानता कहलाता है। सिंपल बात है, ये तो शब्द में छिपा हुआ है, इसको लिखना कोई भारी बात है। शब्द में छिपा हुआ है तो कितना वर्ड तुम लोग को ऐसा होगा जो शब्द में छिपा हुआ है। जैसे कल बताए थे बहुराष्ट्रीय कंपनी किसे कहते हैं? तो सिंपल ही शब्द में छिपल है। वैसा कंपनी जो बहुत सारा देश में अपना काम अपना उत्पादन करता हो, अपना सेवा देता हो, उसे बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं। बताए थे ना? तो कुछ ऐसा वर्ड होता है जो शब्द में ही छिपा होता है। तो यहाँ बोला लैंगिक असमानता। क्या बोल रहा है? तो बोलेंगे लिंग के आधार पर समाज में पुरुष एवं स्त्री के बीच जो भेदभाव किया जाता है, ठीक है ना, जो अंतर किया जाता है, जो असमानता किया जाता है, किसी एक तीनों में से एक लिखना है, ठीक है ना, उसे लैंगिक असमानता कहा जाता है। तो वही बोला और समाज में इसके साथ क्या क्या भेदभाव किया जाता है? तो इसको देखो भेदभाव क्या कहता है समाज में? तो सामाजिक भेदभाव होता है। सामाजिक भेदभाव मतलब समझ रहा है कि समाज में जिस तरह मतलब पुरुष का दर्जा उस तरह स्त्री को दर्जा नहीं दिया गया है। आर्थिक रूप से भेदभाव होता है। आर्थिक रूप से भेदभाव तो समझ रहा है कि नौकरी में अभी भी देखो लड़की लोग को कितना 50% आरक्षण है, 33% आरक्षण है ना। तो आर्थिक रूप से यानी काम में भी उसको भेदभाव किया जाता है, ठीक है। उसके बाद राजनीतिक में भी भेदभाव किया जाता है। राजनीति बोलेगा तो जितना तुम लोग को नेता पुरुष मिलेगा उतना स्त्री नेता मिलता है? नहीं मिलता है। तो राजनीतिक में भी भेदभाव किया जाता है, ठीक है। तो लैंगिक असमानता लिख देगा। चलो अगला है तुम लोग को क्या? अगला है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के विषय में लिखे। तो ये तो काफ़ी इजी है। या देश के सभी नागरिकों को स्वतंत्रता का मूल अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? किस अनुच्छेद में? डायरेक्ट इस तरह पूछा है कौन अनुच्छेद में दिया गया? तो लिखना अनुच्छेद 19 में दिया गया। अनुच्छेद 19 में क्या है? तो हम लोग को बोलने का अधिकार किसमें है? अनुच्छेद 19 में, ठीक है ना। हम लोग को बोलने का अधिकार, चुप रहने का अधिकार, लिखने का अधिकार, सभा करने का अधिकार, सम्मेलन करने का अधिकार, अपना विचार प्रकट करने का अधिकार, अभिव्यक्ति प्रकट करने का अधिकार, ठीक है ना, सभा एवं संगठन बनाने का अधिकार, ठीक है ना, विरोध करने का अधिकार, सब कहाँ है? अनुच्छेद 19 में। कहाँ पर है? समझ तुम लोग को आ गया ना। नेता के पुतला जलाना हो या नेता को विरोध करना हो या कुछ बोलना हो, ठीक है ना, या चुप रहना हो, ठीक है, या सभा करना हो या सम्मेलन करना हो या संगठन बनाना हो, ठीक है ना, तो सब अधिकार कहाँ है? अनुच्छेद 19। अनुच्छेद यानी ये हमको स्वतंत्रता प्रदान करता है ना, कर रहा स्वतंत्रता प्रदान कर रहा है ना। तो अनुच्छेद 19 बोलना है। क्या बोलना है?
समझ आ गया ना। तो हमारे संविधान का अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को स्वतंत्रता का मूल अधिकार दिया गया है। मूल अधिकार और मीडिया का स्वतंत्रता, मीडिया में तो समझ रहा है ना, जो दिखाता है न्यूज़ पूरे, पेपर वाला हो चाहे न्यूज़ चैनल वाला हो, तो मीडिया को भी स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 ही प्रदान करता है। समझ तुम लोग आया। चलो अगला बोल रहा है क्या, अगला जो है वो इम्पोर्टेंट है। अच्छा देखो, कुछ क्वेश्चन ऐसा भी होता है कि तुम ऐसे मार देगा टिक, नहीं मार देगा, पूछेगा रंग भेद क्या है, तो इसका नाम है छिपल है ना, छिपल है। रंग के आधार पर भेदभाव करना रंग भेद कहलाता है। जैसे अफ्रीका में काले एवं गोरे के बीच गोरे लोग काले को तुच्छ समझता था, तो ये भी क्या है, रंग भेद है, क्या है। और इसी का शिकार महात्मा गांधी वहाँ हुआ था ना। तो ये सब तो ऐसे लिख देगा, इसका हमें पता चल रहा है, चाह रहा है ना। चलो अगला जो देखो इम्पोर्टेंट क्या है, नारी सशक्तिकरण से आपका क्या अभिप्राय है। नारी सशक्तिकरण से आपका क्या अभिप्राय है। तो नारी सशक्तिकरण मतलब समझ रहा है, नारी को सशक्त बनाना है। नारी को क्या बनाना है, तो नारी को सशक्त बनाना। सशक्त मतलब समझ रहा है, अरे बंदर, सशक्त मतलब समझ रहा है, सशक्त मतलब हो गया उसको मजबूत बनाना है। क्या करना है, यानी जो अभी नारी पिछड़ा हुआ है, चाहे वो सामाजिक रूप से पिछड़ा हो, आर्थिक रूप से पिछड़ा हो, यानी समाज में पिछड़े हो, या आर्थिक रूप से यानी काम उम करने में जो है मतलब उसको उतना मतलब अभी जॉब ना है, जितना पुरुष जॉब करता उतना महिला का जॉब है अभी ना है। तो आर्थिक रूप से पिछड़ा हो, या राजनीतिक, जितना तुमको पुरुष नेता मिल जाएगा उतना महिला नेता मिलता है, तो राजनीतिक रूप से पिछड़ा हो, ठीक है ना, या कोई भी कारण से पिछड़ा हो, तो उसे समाज में आगे बढ़ाना, उसे हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने का प्रयास करना नारी सशक्तिकरण कहलाता है। क्या कहलाता है, नारी सशक्तिकरण। नारी को सहयोग कर समाज के मुख्य धारा से जोड़ देना, समाज की मुख्य धारा से कि वो पीछे ही न रह जाए, ज़िंदगी में रोटियाँ बनाने का काम उसका न रहे, रोटी भी बनाए तो उसके साथ समाज के हल पथी को हर क्षेत्र में उसका क्या हो, योगदान हो, तो उसे क्या कहेंगे, नारी सशक्ति। तो वही बोल रहा है कि नारी सशक्तिकरण से आपका क्या तात्पर्य है, नारी सशक्तिकरण से आपका क्या तात्पर्य है। तो वह लिखना है क्या, नारी सशक्तिकरण से तात्पर्य यह है कि महिलाओं को प्रभावित करने वाला, चाहे वो आर्थिक कारण हो, या सामाजिक कारण हो, या राजनीतिक कारण हो, या पारिवारिक मामला हो, हर मामले में उसे नीति निर्माण प्रक्रिया में भागीदारी प्रदान करो। भागीदारी चाहे कोई भी कारण हो, ठीक है ना, महिलाओं को भी उतना ही हक दो, उसको भी भागीदारी प्रदान करो। नारी सशक्तिकरण कहलाता है, नारी सशक्तिकरण कहलाता है। समझ तुम लोग आ गया। तो क्या लिखना है, कुछ पूछेगा नारी सशक्तिकरण किसे कहते हैं, तो लिखना है नारी सशक्तिकरण से तात्पर्य है क्या, कि महिलाओं को प्रभावित करने वाले कारक, चाहे वो सामाजिक कारण हो, या आर्थिक हो, या राजनीतिक हो, या पारिवारिक हो, ठीक है ना, हर मामले में नीति निर्माण प्रक्रिया में महिलाओं को आगे बढ़ाना नारी सशक्तिकरण कहा जाता है, नारी सशक्तिकरण कहलाता है। समझ तुम लोग आ गया। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है पंचायती राज में महिलाओं को 50% आरक्षण है कि नहीं। तो ये सबसे अच्छा उदाहरण है। अगर आरक्षण अगर नहीं रहता तो देखता है तुम लोग को चुनाव कहीं होता है तो कहीं महिला सीट होता है ना, महिला सीट रहता है तो वहाँ पर उसका पति क्या करेगा, महिला खड़ा करता है ना, आगे करता है ना समाज में, ऐसे कभी आगे करता, अपने आप खड़ा होता, तो नारी सशक्तिकरण को बढ़ावा दे रहा है ना, तो लिख देना। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है पंचायती राज में महिलाओं को 50% आरक्षण प्रदान करना। समझ तुम लोग आ गया। चलो अगला इंपॉर्टेंट जो है वो है सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र में क्या महत्व रखती है। सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र में क्या महत्व रखती है, ठीक है ना। समझ तुम लोग आ गया। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र में क्या महत्व रखता है, लोकतंत्र में क्या महत्व रखता है। समझ तुम लोग आया। तो लिखना है सत्ता की साझेदारी देखिए, सत्ता मतलब समझ रहा है, पावर, सत्ता मतलब तो सब लोग चाहता है कि हम क्या हो, अपना पावर मतलब हम लोग भी अपना सरकार बनाना चाहता है ना। तो सत्ता की साझेदारी यानी हर समुदाय को चुनाव लड़ने का अधिकार होता है, चाहे तुम कुछ भी करो, हर समुदाय को अपना सभा करने का, सम्मेलन करने का, संगठन बनाने का, चुनाव लड़ने का, वोट डालने का अधिकार होता है ना। तो इसी को बोलते हैं सत्ता की साझेदारी, यानी हर समुदाय को अपना हक है कि तुम अब सत्ता बनाकर तुम अब सरकार बना सकते हो तो बनाओ, यानी हर समुदाय को क्या है, सरकार बनाने का समान अधिकार है। अब जो जीतेगा वो बनाएगा,
तो इसी को बोलते हैं सत्ता की साझेदारी। क्या बोलते हैं? तो लिखना है क्या, सत्ता की साझेदारी जो है ना, ये लोकतंत्र का मूल मंत्र है। क्या है? लोकतंत्र मतलब क्या हुआ? जनता के शासन। अब जो चाहेगा सत्ता में जाने जाओ, तो अगर तुम जीत जाएगा तो सत्ता में जाएगा, अगर जीत नहीं पाएगा सत्ता में नहीं जा पाएगा। तो सबको समान अधिकार दे रहा है ना, जो जीतेगा वो जाएगा, ठीक है ना। तो सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र का मूल मंत्र है। क्या है? लोकतंत्र का मूल मंत्र है। और तुम लोग को हम पढ़ाए थे कि सत्ता की साझेदारी जब अमेरिका श्रीलंका में नहीं दिया था, तो वहाँ पर क्या हुआ था? सिंगली जाति और तमिल जाति में टकराव हुआ था। पढ़ा रहे थे, तुम लोग को पढ़ाए थे लोकतंत्र में संघर्ष पढ़ा रहे थे ना, जनसंघर्ष तो वहाँ पढ़ाए थे ना। तो वही हम बता रहे हैं कि सत्ता के साझेदारी से क्या होता है? सत्ता के साझेदारी से, सत्ता के, तो लिखना किस तरह बता रहे हैं? लिखना है सत्ता के साझेदारी लोकतंत्र का मूल मंत्र है। लोकतंत्र का मूल मंत्र है। सत्ता का साझेदारी लोकतंत्र का मूल मंत्र है। सत्ता के साझेदारी से, सत्ता के साझेदारी से विभिन्न समुदायों के बीच आपसी टकराव कम हो जाता है। आपसी टकराव कम हो जाता है। आपसी टकराव क्या होता है? तो आपसी टकराव कम हो जाता है तथा देश के विकास में सभी समुदाय के लोग का अहम योगदान होता है। इस प्रकार देश विकास के पथ पर अग्रसर हो जाता है। समझ तुम लोग आ गया? तो यही लिखना है। तो यहाँ बोल रहा है क्या, सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र में क्या महत्व रखती है? तो क्या बोले थे? फिर बोल लेते हैं। बोलना है कि सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र का मूल मंत्र है। लोकतंत्र का मूल मंत्र है, ठीक है ना। लोकतंत्र में सत्ता के साझेदारी से विभिन्न समुदायों के बीच आपसी टकराव कम हो जाता है तथा सभी समुदाय के लोग देश के विकास में, ठीक है ना, देश के विकास में अहम योगदान देते हैं। इस प्रकार सत्ता के साझेदारी लोकतंत्र का मूल मंत्र है। क्या है? मूल मंत्र। समझ तुम लोग आ गया? अब मान लो सब किसी लोग को नहीं देगा, खाली मान लो कि भारत में अगर रहता कि हिंदुओं लोग रहता कि हिंदुओं लोग सत्ता में जाएगा, बाकी को नहीं जाएगा, तो सब टकराव ना होता। सब कहता हम काहे ना जीवे, और कोई मतलब कहेगा कि अब बता खाली हिंदुओं लोग जाता तो मुस्लिम लोग सहयोग करता देश को आगे बढ़ने में, या हिंदू हो या बौद्ध हो या सिख हो या कोई भी धर्म सहयोग करता। तो वही है, ठीक है ना। अगला इंपॉर्टेंट क्या है? अगला इंपॉर्टेंट है संघीय शासन की कोई दो विशेषताएं बताएं। संघीय शासन की कोई दो विशेषताएं बताएं। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है संघीय शासन की। तुम लोग जो बता दिए थे, क्या तुम लोग को बताए थे 24,000 सब्सक्राइबर मेरा पूरा गया है, ठीक है ना। 25,000 सब्सक्राइबर तुम लोग बहुत जल्द से जल्द पूरा हो, ठीक है ना। मात्र 5 दिन के अंदर तुम लोग पूरा देखते पूरा पाता है कि नहीं। ऐसे तो मेरा अभी पूरा था लगभग 15 से 20 दिन में क्या सब्सक्राइबर पूरता है। तुम लोग देखते हैं 5 दिन के अंदर पूराता है कि नहीं। चाहेगा तुम लोग तो एक दिन में पूरा देगा, लेकिन तुम लोग बंदर अपने रजिया में घुस जाता है और सोचता है कि दोस्तों का रजिया में घुस के नहीं पढ़े, इसके लिए शेयर नहीं करता है, ठीक है ना। तो शेयर करो कि तुम्हारा दोस्त भी इसका लाभ उठा सके, वो भी पढ़ सके, समझदार बनेगा तब ने राजनीतिक में आएगा अच्छा से, तब नेता बनेगा। ऐसे पढ़े मूर्खे नेता जाएगा। समझ तुम लोग आ गया ना। इसलिए तुम लोग शेयर करो, ठीक है ना। शेयर तुम लोग करो जल्दी। मेरा 25,000 सब्सक्राइबर तुम लोग पूरा हो, देखते हैं तुम लोग मेरा बात कितना मानता है, ठीक है। तुम लोग के लिए इतना कर रहे हैं तो तुम लोग ग्राहक शेयर करने में क्या लगता है? शेयर टिपेगा, सब ग्रुप में शेयर कर देगा और बताएगा 9th वाला को, 10th वाला को, 11th वाला को, 12th वाला को। तो देखते हैं तुम लोग करता है कितना, ठीक है ना। तो शेयर फटाफट कर देना, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन क्या है? संघीय शासन की कोई दो विशेषताएं लिखें। संघीय शासन मतलब क्या होता है? तुम लोग बताए थे संघीय शासन का मतलब होता है जिस देश में संघीय शासन रहेगा वहाँ पावर का बंटवारा होता है। पावर का क्या होता है? यानी शक्ति का विभाजन होता है। केंद्र में रहेगा केंद्र सरकार का पावर और राज्य में रहेगा राज्य सरकार का पावर। यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच शक्तियों का विभाजन किया जाता है। शक्तियों का विभाजन, केंद्र में प्रधानमंत्री तो राज्य में मुख्यमंत्री होता है ना। तो शक्तियों का जहाँ विभाजन हो गया समझो वहाँ पर संघीय शासन प्रणाली है। समझ तुम लोग आया। और यहाँ पर भारत में तो केंद्र में भी है, केंद्र में प्रधानमंत्री तो राज्य में मुख्यमंत्री, और एक ठो स्थानीय सरकार दे दिया है, मुखिया सरपंच सब क्या स्थानीय सरकार भी है। तो 3 जगह बंटवारा कर दिया है। तो भारत भी क्या है? भारत भी एक संघीय सरकार का उदाहरण है। समझ तुम लोग आया। तुम लोग को यूटी में डायरेक्ट पूछता है, क्या पूछता है कि अमेरिका निम्नलिखित में कौन संघीय सरकार का उदाहरण है? वहाँ रहेगा अमेरिका। क्या रहता है? तो अमेरिका टिक मार दो। अमेरिका भी है, भारत भी है, कनाडा भी है, लेकिन ज़्यादा ऑप्शन में रहता है अमेरिका। क्या रहता है? अमेरिका। अगर अमेरिका भारत दोनों रहते और भी दोनों मारेंगे, समझ आ गया ना। लेकिन ब्रिटेन जो है वहाँ पर संघीय सरकार का उदाहरण नहीं है, क्योंकि ब्रिटेन में सारा पावर प्रधानमंत्री के पास है, ठीक है ना, और राष्ट्रपति के पास है। राज्य में कोई मुख्यमंत्री
नहीं है। समझ तुम लोग आ गया। तो ब्रिटेन जो एकात्मक सरकार है, क्या है, ये जो बताए थे ऑब्जेक्टिव की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्या है, अब यहाँ क्या बोल रहा है, बोला संघीय शासन की कोई 2 विशेषताएं लिखें। तो लिखना है क्या, संघीय शासन में शक्ति का बंटवारा केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के बीच किया जाता है। पहला विशेषता ही हो गया ना हुआ। संघीय शासन में शक्तियों का बंटवारा केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के बीच किया जाता है। पहला विशेषता ही हुआ। कैसे किया जाता है, तो सूची बना करते हैं। संघ सूची पर केंद्र सरकार कानून बनाता है और राज्य सूची पर राज्य सरकार कानून बनाता है। और होता है समवर्ती सूची, जिस पर दोनों कानून बना सकता है, होता है ना। तो समझ तुम लोग आ गया ना। तो पहला विशेषता क्या लिखना है, लिखना है संघीय शासन का 2 पूछ रहा है ना, तो लिखना है संघीय शासन का 2 निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहला विशेषता, संघीय शासन में संघीय राज्य सरकार के बीच स्पष्ट रूप से किया जाता है, बताए थे, स्पष्ट रूप से किया जाता है। दूसरा विशेषता लिखना है कि संघीय शासन में लिखित संविधान होता है, लिखित संविधान होता है। भारत का एक लिखित संविधान है ना, और भारत का लिखित संविधान जो है दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। समझ तुम लोग आ गया। तीसरा लिखना है कि संघीय सरकार में संविधान ही सर्वोच्च होता है, संविधान ही सर्वोच्च होता है। ठीक है, तुम लोग को 2 जगह लिखना है, हम अधिक बता रहे हैं तो कम से कम 2 तो याद रहेगा ना। तो संघीय सरकार में संविधान ही सर्वोच्च होता है, संविधान ही सर्वोच्च होता है। फिर संघीय सरकार में न्यायपालिका सर्वोच्च होता है। क्या होता है, यानी विधायिका से ज़्यादा पावर होता है न्यायपालिका में, किसमें होता है, तो न्यायपालिका सर्वोच्च होता है। ठीक है ना, तो ये सब लिखना है। तो 2 तुम लोग लिख देगा ना। चलो अगला तुम लोग को क्या है, अगला इंपॉर्टेंट बोले तो पंचायती राज से आप क्या समझते हैं, पंचायती राज से आप क्या समझते हैं। ठीक है ना, तो पंचायती राज से क्या समझते हैं, पंचायती राज से आज तो लिखना है क्या, पंचायती राज से आप क्या समझते हैं, लिखना है कि लोकतंत्र में शासन के विकेंद्रीकरण, लोकतंत्र में शासन में तो समझ रहा है ना, शासन को विभिन्न स्तर पर बांट देना शासन का विकेंद्रीकरण कहलाता है। इसे शासन को हम 3 भाग में भारत में बांटा हुआ है, एक है केंद्र सरकार, एक है राज्य सरकार और एक है स्थानीय सरकार। स्थानीय सरकार में गांव में आता है पंचायती राज और शहर में आता है नगर निगम, आता है ना। तो क्या बोलेंगे, लोकतंत्र में शासन का विकेंद्रीकरण का सबसे अच्छा उदाहरण पंचायती राज प्रणाली है, पंचायती राज प्रणाली है। समझ तुम लोग आ गया। भारत में पंचायती राज प्रणाली बलवंत राय मेहता कमेटी यानी बलवंत राय मेहता आयोग के सिफारिश पर लाया गया था और इसमें बलवंत राय मेहता सिफारिश के आधार पर, बलवंत राय मेहता आयोग के सिफारिश के आधार पर भारत में त्रिस्तरीय पंचायती लागू किया गया है, जो जिला स्तर पर जिला परिषद, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत होता है। समझ तुम लोग आ गया। तो पूछेगा पंचायती राज से आप क्या समझते हैं, पंचायती राज से आप क्या समझते हैं, तो बोलना है कि लोकतंत्र में सत्ता का विकेंद्रीकरण का यह सबसे अच्छा उदाहरण है। भारत में पंचायती राज की स्थापना बलवंत राय मेहता आयोग के सिफारिश पर त्रिस्तरीय प्रणाली को अपनाया गया था, जो ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद की बात करती है। समझ लोग आ गया। बस इतना लिखना है। तो काफ़ी बार हम तुम लोग को बताते थे ना। और इसके लिए इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्या पूछता है कि भारत में सर्वप्रथम पंचायती राज कहाँ लागू हुआ, तो राजस्थान में लागू हुआ, 2 अक्टूबर 1959 को लागू हुआ था, राजस्थान के नागौर जिला में लागू हुआ था। ये ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है। और नगर निगम पूछेगा तो चेन्नई, ये ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्टिव के लिए बता दिए। ठीक है ना। चलो अगला जो इंपॉर्टेंट है वो है, जो बोल रहे हैं इसमें शब्द से अपने लिख लेगा, ज़रा भाड़ना है। ठीक है ना। अगला इंपॉर्टेंट है, अगला है राजनीतिक दल। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 17, राजनीतिक दल किस तरह नहीं, ये हटाओ,
ये वाला लो, सत्ता के विकेंद्रीकरण का क्या अर्थ है? सत्ता के विकेंद्रीकरण का क्या अर्थ है? ये तो बताइए कि अभी ना बता दिए, ना बताए थे ना। सत्ता के विकेंद्रीकरण का तात्पर्य है कि, तो सत्ता के विकेंद्रीकरण का तात्पर्य है कि शासन प्रणाली को विभिन्न स्तर पर विभाजन करना, जैसे केंद्र स्तर पर केंद्र सरकार, राज्य स्तर पर राज्य सरकार और स्थानीय स्तर पर स्थानीय सरकार। बस इतना ही लिखना है तो काफ़ी बार बता दिए, ठीक है ना। अगला इंपॉर्टेंट तुम लोग का है राजनीतिक दल की परिभाषा दे। राजनीतिक दल की, तो राजनीतिक दल की परिभाषा क्या है? यहाँ ध्यान दे, राजनीतिक दल की परिभाषा देना है, राजनीतिक दल की परिभाषा देना है। तो राजनीतिक दल की परिभाषा देते समय क्या लिखना है? लिखना है राजनीतिक दल व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है, व्यक्तियों का एक ऐसा, तुम लोग को डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि राजनीतिक दल किसका समूह है, तो रहता है वहाँ व्यक्तियों का रहता है ना, या आम लोगों का, ठीक है ना, या लोगों का समूह, ठीक है। तो क्या लिखना है कि पूछेगा राजनीतिक दल का परिभाषा देते क्या बोलना है? बोलना है राजनीतिक दल व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है, एक ऐसा समूह है जो चुनाव लड़ने और राजनीतिक सत्ता, राजनीतिक दल का काम क्या है? तो चुनाव लड़ना चाहता है ना, तो जो चुनाव लड़ने और राजनीतिक सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से काम करता है, तो पूछेगा राजनीतिक दल किसे कहते हैं? तो क्या बोलना है? बोलना है राजनीतिक दल व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है जो चुनाव लड़ने और राजनीतिक सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से काम करता है ना, तो उससे ही राजनीतिक दल कहा जाता है। और राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है, क्योंकि अगर लोकतंत्र में राजनीतिक दल नहीं रहेगा, ठीक है ना, तो क्या होगा? तो एक राजनीतिक दल बहुत रहता है, तब सब लड़ता है आपस में, तब ने वहाँ पर अच्छा व्यक्ति पहुँचता है, जो अच्छा व्यक्ति रहता है उसको सब वोट देता है तो वो पहुँचता है। और राजनीतिक दल नहीं रहेगा तो क्या होगा? एक व्यक्ति हमेशा बनल रहेगा प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति, तो क्या खतरे में हो जाएगा। इसलिए राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण कहते हैं। वो भी क्वेश्चन आएगा आगे, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन क्या है इंपॉर्टेंट, अगला है चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो चिपको आंदोलन के बारे में ऑब्जेक्टिव भी पूछता है और ये सब्जेक्टिव के लिए भी इम्पोर्टेंट है, तो बोल रहा है चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य, तो देखो चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य जो था वो था क्या? तो वन संपदा की सुरक्षा करना, यानी वन का जो संपत्ति है उसकी सुरक्षा करना, ठीक है ना। उसके बाद था वन जीव की सुरक्षा करना, जब वन को काटने नहीं देंगे तो उसमें रहने वाला जीव जो है वो भी सुरक्षित रहेगा, तो वन जीव को सुरक्षित करना, ठीक है ना। और पर्यावरण को सुरक्षा करना, जब वन को काटने नहीं देंगे तो पर्यावरण का भी क्या होगा? सुरक्षा होगा, तो पर्यावरण का सुरक्षा करना, तो यहाँ बोल रहा है कि चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो लिखना चिपको आंदोलन का निम्नलिखित मुख्य उद्देश्य है वन संपत्ति को सुरक्षा करना, वन जीव को सुरक्षा करना, पर्यावरण को सुरक्षा प्रदान करना, और एक और कारण था कि वहाँ के जो है ठेकेदार के लोग क्या करने गए? तो पेड़ को काटने, तो ठीक है ना, यानी वहाँ के ठेकेदार के लोगों के से शोषण से मुक्त होना, यानी शोषण करेगा, काटेगा, पेड़ काट लेगा तो क्या होगा? शोषण होगा, क्योंकि वहाँ पर रहने वाला जनजाति क्या होगा? बेघर हो जाएगा, क्योंकि जनजाति लोग रहता है क्या? जंगले उसका घर होता है ना। तो वहाँ के ठेकेदारों के द्वारा, ठेकेदार ने बोलेगा तो मिल मालिक भी बोल सकता है, ठीक है ना, तो वहाँ के ठेकेदारों से के शोषण से मुक्त होना, तो चार कारण बता दिए ना। अब इसके ऑब्जेक्टिव के दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्या है? तो ऑब्जेक्टिव की दृष्टि से पूछेगा चिपको आंदोलन का नेता कौन था? तो चिपको आंदोलन का नेता सुंदर लाल बहुगुणा था। उठा पटा देंगे ना, महेंद्र टिकैती है। किसान यूनियन के नेता महेंद्र टिकैती है, बंदरे एकदम रह जाएगा, इतना पढ़ाया सब ले रह जाएगा। तो चिपको आंदोलन का नेता कौन है? सुंदर लाल, और ये उत्तराखंड में जिला है चंबोली जिला, ठीक है ना, वहाँ पर हुआ है, ठीक है ना। 1973 ईस्वी को हुआ था। समझ तुम लोग आ गया? लोग क्या करता था चिपको आंदोलन के तहत पेड़ में चिपक कर से पेड़ को काटने से बचा लेता था। समझ तुम लोग आ गया? तो चलो अगला जो इम्पोर्टेंट है, अगला है राजनीतिक दल लोकतंत्र में क्यों आवश्यक है, या राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण क्यों कहते हैं? अभी हम बताए थे ना कि राजनीतिक दल नहीं रहेगा तो हमेशा एक ही व्यक्ति शासन करेगा और वो मनमानी करने लगेगा। राजनीतिक दल में क्या होता है? सब व्यक्ति लड़ता है तो उसमें से वो व्यक्ति शासन पर आता है जो क्या अच्छा हो, जिसको सबसे अधिक वोट मिला हो, जिसको सबसे अधिक जनता पसंद किया हो, वही सरकार बनाता है ना। तो वही बोल रहा है
तो बोल रहा है यहाँ पर राजनीतिक दल लोकतंत्र का प्राण किसे क्यों कहा जाता है, या राजनीतिक दल लोकतंत्र में क्यों आवश्यक है पूछे, या राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण क्यों कहा जाता है ये पूछे। तो क्या लिखना है, क्योंकि लिखना है कि राजनीतिक दल जो होता है ना, राजनीतिक दल जो होता है वो शासन व्यवस्था के राजनीतिक दल जो होता है वो शासन व्यवस्था के पक्ष एवं विपक्ष से अवगत कराते हुए, यानी क्या सही है क्या गलत है। क्योंकि देखता है तुम लोग सब जाके क्या करेगा, बैठेगा दिल्ली में, प्रधानमंत्री के चुनाव में जो जीतेगा वो दिल्ली में जाकर बैठेगा, और मुख्यमंत्री के चुनाव में जो बैठेगा तुम्हारा राज्य के पटना में जाकर बैठेगा, बिहार का है तो पटना में बैठेगा, जो जिला का है वो अपना राजधानी में बैठता है, जो राज्य का है वो अपना राजधानी में बैठता है ना। तो वहाँ पर क्या होता है, एक होता है जो जीता वो होता है और एक होता है विपक्षी दल, क्या होता है, और दोनों में आपस में टकराव होता है कि क्या अच्छा है क्या खराब है, और जो फिर निर्णय निकलता है वो क्या होता है, वो हम लोग के सामने वो क्या होता है, पहुँचता है। तो वही बोल रहा है कि राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण क्यों कहा जाता है। तो लिखना है राजनीतिक दल शासन व्यवस्था के पक्ष विपक्ष से अवगत कराते हुए जनता के समक्ष बेहतर विकल्प प्रकट करता है। अगर मान लो कि सरकार कोई गलत नियम बनाने लगा तो विपक्षी लोग अड़ जाएगा, नहीं देंगे बनाने, ठीक है ना। तो इस प्रकार क्या सही है क्या गलत है इसका निर्णय करके जनता के पास सही विकल्प पहुंचता है, समझ तो लोग आ गया। तो पूछ रहा है कि राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण क्यों कहते हैं। तो लिखना है राजनीतिक दल शासन व्यवस्था के पक्ष विपक्ष से अवगत कराते हुए जनता के सामने बेहतर विकल्प प्रकट करता है। यदि राजनीतिक दल ना हो, तो राजनीतिक दल के अभाव में चुनाव का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। राजनीतिक दल में तो समझ रहा है, भाजपा पार्टी, कांग्रेस पार्टी या जदयू हो या राजद हो या आम आदमी पार्टी हो, सब क्या राजनीतिक पार्टी क्या अभी सब रहबे नहीं करेगा। तो चुनाव का क्या मतलब रहा। मान लो कि एक पार्टी खाली भाजपा और कोई पार्टी ये ना है तो चुनाव का कोई मतलब रहा, तो जीतेगा हमेशा भाजपा वाला नहीं रहा। तो वही बोल रहा है कि राजनीतिक दल के अभाव में, आगे क्या लिखना है, राजनीतिक दल के अभाव में चुनाव का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। चुनाव का कोई अस्तित्व नहीं होता है। इसलिए राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। समझ तो लोग आ गया। फिर बोल लेते हैं एक बार, बोल रहा है क्या, राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण क्यों कहते हैं। तो लिखना है राजनीतिक दल शासन व्यवस्था के पक्ष एवं विपक्ष के अवगत कराते हुए जनता के सामने बेहतर विकल्प प्रकट करता है। यदि राजनीतिक दल के अभाव में चुनाव का कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा। इसलिए राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। ठीक है ना, समझ लोग आ गया ना। और सब्सक्राइबर को यूट्यूबर के प्रति प्राण कहा जाता है। तुम सब्सक्राइब कर, ठीक है ना, आप सब्सक्राइब करवा भी, ठीक है। सब्सक्राइब कराएगा तो ना प्राण आएगा। चलो अगला देखो, अगला इंपॉर्टेंट क्या है, अगला है सूचना का अधिकार का कानून लोकतंत्र का रखवाला है कैसे। देखो, सूचना का अधिकार का कानून लोकतंत्र का रखवाला है कैसे बोले, या सूचना का अधिकार क्या है बोले, ठीक है ना। ए बंदर पूछेगा सूचना का अधिकार से आप क्या समझते हैं, या बोलेगा सूचना का अधिकार क्या है, या बोलेगा सूचना का अधिकार का कानून लोकतंत्र का रखवाला है कैसे। तो सबका आंसर रख के लिख ला है। समझ तुम लोग आ गया। सूचना का अधिकार से आप क्या समझते हैं, सूचना का अधिकार क्या है, सूचना का अधिकार लोकतंत्र का रखवाला है कैसे। समझ तुम लोग आ गया। पहला इसका ऑब्जेक्टिव पूछता है कि सूचना का अधिकार सर्वप्रथम राजस्थान में लागू हुआ। ऑब्जेक्टिव पहले यही पूछता है, कब हुआ, 2005 ईस्वी में। 2000 पहला ऑब्जेक्टिव यही पूछता है रे। तो यहाँ बोल रहा है सूचना का अधिकार लोकतंत्र का रखवाला है कैसे। तो देखो, सूचना का अधिकार मतलब समझ रहा है कि हमको कोई भी काम, सरकार के द्वारा कोई भी काम किया गया है तो उसके बारे में हमको जानकारी चाहिए, तो सरकार को देना पड़ेगा। ये मेरा क्या है, अधिकार है। क्या है ये, मेरा कानूनी अधिकार है। जैसे मान लो मुखिया ने कोई काम कराया, कोई फंड निकाला, ठीक है ना, हर घड़ी नल जल, ठीक है ना, हर घर नल जल। तो हमको जानना है कि मुखिया जो है, मतलब मुखिया के पास कितना करोड़ के फंड आया, तो हमको उसको बताना अनिवार्य है। क्या है, क्योंकि मेरा सूचना का अधिकार है। क्या है, समझ तो आ गया ना। कोई तुम्हारा मान लो क्योंकि तुम्हारा गांव में आया कोई मतलब परियोजना आया सड़क बनाने का, ठीक है ना, तो उसमें कितना फंड आया है, ठीक है ना, और कितना पैसा खर्चा हुआ है, ये सब जानना मेरा क्या है, अधिकार है। क्या है, लेकिन कोई जानना नहीं चाहता है, कहता उतना कोई मतलब रखेगा। समझ आ गया ना। तो सूचना का अधिकार बोल रहा है यही
ठीक है ना। तो बोल रहा है सूचना का अधिकार के कानून लोकतंत्र का रखवाला है कैसे, सूचना का अधिकार के कानून लोकतंत्र का रखवाला है कैसे। तो सूचना का अधिकार जो है ना, सूचना का अधिकार के कानून लोगों को जानकार बनाता है, ना बना रहा है, तुमको जानकार बना रहा है ना। तुमको जो जानकारी चाहिए, कहाँ पर गलत हुआ, कहाँ पर सही हुआ, कहीं पर भ्रष्टाचार तो नहीं हुआ, कहीं पर घुसखोरी तो ना हुआ, तो तुम जानकारी मांग सकते हो, जानकारी मांग सकते हो, क्योंकि तुम्हारा यह अधिकार है। क्या है, तो लिखना है क्या, सूचना का अधिकार के कानून, सूचना का अधिकार के कानून जनता को जानकार बनाता है, जनता को जानकार बनाता है, और लोकतंत्र के जनता को जानकार बनाता है, जनता को जानकार बनाता है। और सूचना का अधिकार सरकार में व्याप्त भ्रष्टाचार, सिंपल बात है, सरकार डरेगा ना, इससे डरेगा ना कि अगर मान लो कि ज़्यादा भ्रष्टाचार कर दिए हम, तो क्या करेगा, जनता अगर मांग कर लेगा, कोई अगर हमको मांग कर देगा कि हमको दिखाइए कि कितना फंड आया है, कितना कहाँ खर्चा किए हैं, कितना कहाँ पर पैसा का यूज हुआ है, मान लेगा तो हमको देना पड़ेगा, क्योंकि उसका अधिकार है ना, तो हमको फंसने का डर है ना। तो इससे क्या होता है, इससे सरकार में भ्रष्टाचार को क्या करता है, कम करता है, क्या करता है, कम करता है। तो क्या लिखेगा अगला लिखेगा सूचना का अधिकार सरकार में व्याप्त भ्रष्टाचार, सूचना का अधिकार सरकार में व्याप्त भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने का भी काम करता है, अंकुश लगाने का भी काम करता है। इस प्रकार सूचना का अधिकार लोकतंत्र का रखवाला है। समझ में लोग आ गया। हम सटीक आंसर बताते हैं जितना पूछता है, ठीक है ना। 2 नंबर ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना है, 5 से 6 लाइन काफ़ी हो गया, ठीक है ना। 7 लाइन भी होगा तो चलेगा, ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना है। तो क्या बताए थे सूचना के अधिकार का कानून, सूचना के अधिकार का कानून, फिर हम बोल रहे हैं सूचना का अधिकार का कानून लोगों को जानकार बनाता है, लोगों को जानकार बनाता है, और उसे अपना अधिकार प्राप्त होता है, उसे अपना अधिकार प्राप्त होता है, उसे अपना अधिकार प्राप्त होता है। सूचना के अधिकार कानून के द्वारा सरकार में होने वाला व्याप्त भ्रष्टाचार पर भी लगाम लगाता है। इस प्रकार सूचना का अधिकार को लोकतंत्र का रखवाला कहा जाता है। समझ लोग आ गया। अगला है इम्पोर्टेंट, क्या, राजनीतिक दल के प्रमुख चुनौती क्या है, तो इसे सी लिख देगा। राजनीतिक दल मतलब समझ गया ना, राजनीतिक दल जब भी बोलेंगे यानी पार्टी, क्या, चाहे वो भाजपा हो या कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी या जदयू हो, ठीक है ना, या लोजपा हो या तुम्हारा क्या हो राजद हो, यानी कोई भी पार्टी हो, ठीक है ना। तो पार्टी क्या हुआ, तो पार्टी के अंदर तुम लोग एक चीज़ देखेगा, पार्टी के अंदर जो है ना, भारत में क्या है, लोकतंत्र क्या है, लेकिन पार्टी में लोकतंत्र का अभाव होता है। क्या, तो लोकतंत्र के यानी पार्टी में लोकतंत्र का अभाव का मतलब क्या हुआ, तो पार्टी में देखना जिसका जो पार्टी रहेगा ना, उसी के खानदान वाला सब क्या होगा, उसमें घुस जाएगा, उसी के खानदान वाला क्या होगा, उसमें घुस जाएगा, और सब बड़ा पद पर वही बैठ जाएगा। जैसे तुम लोग देखता है बिहार में क्या है, तो बिहार में तो जदयू क्या है, राजद है। तो फिर देखा, जैसे उदाहरण हम दे रहे हैं, लालू यादव के बाद उसका बेटा आया है ना, तो पार्टी में तो और बहुत सारा व्यक्ति है, तो उसके पास जो है मतलब क्षमता रहते हुए भी या थी ना योग्यता होते हुए भी, उससे हो सकता है कि लालू यादव के बेटा से भी ज़्यादा किसी के पास क्या योग्यता हो, तो वो वहाँ पर नहीं पहुँच सकता है और उसको सेनेट सीट मिल गया है, ठीक है ना। तो वही बोल रहा है कि पार्टी के अंदर क्या होता है, लोकतंत्र का अभाव होता है। क्या होता है, जैसे तुम लोग को कांग्रेस का इतिहास देखा था, पहले क्या बना था, जवाहरलाल नेहरू बना था। जवाहरलाल नेहरू के बाद क्या कौन बना था, तो जवाहरलाल नेहरू के बाद बन गया इंदिरा गांधी बन गया था। इंदिरा गांधी में योग्यता था, ठीक है ना, उसका इंदिरा गांधी के बाद राजीव गांधी बना, और राजीव गांधी के बाद कौन बना, मनमोहन सिंह कौन बना। तो उसी का परिवार का चलते आ रहा था चलते, और जरूरी नहीं कि उसका जो पार्टियाँ में उसमें तो बहुत सारा व्यक्ति रहता है, तो जरूरी है कि उसमें बहुत सारा व्यक्ति में से कोई ऐसा व्यक्ति भी जो होगा जो उसके परिवार से भी ज़्यादा योग्यता रखता हो, लेकिन उसको अधिकार मिला नहीं मिला। यानी तो पहला कार्य क्या लिखना है, तो यही बोल रहा है कि राजनीतिक दलों की प्रमुख चुनौती का वर्णन करें। तो लिखना है कि दलों के अंदर आंतरिक लोकतंत्र के अभाव, यानी दल के अंदर कौन व्यक्ति ऊंचे पद पर बैठेगा इसका अभाव है, यानी चुनने का अधिकार ना है, जो वहाँ पर मेन है उसे यही बोल देता है कि ये बैठेगा, ठीक है ना। तो दलों के अंदर आंतरिक लोकतंत्र के अभाव। फिर क्या है, दूसरा लिखना है दूसरा चुनौती क्या है, राजनीतिक दल के प्रमुख चुनौती, ठीक है ना। तो दूसरा चुनौती लिखना है कि वंशवाद क्या है, राजनीतिक के अंदर वंशवाद काफ़ी गहरा है, क्या है ना, है वंशवाद मतलब बता दिए ना, उसी का खानदान चलते आना, तो राजनीति के अंदर वंशवाद काफ़ी गहरा प्रभाव डाला हुआ है, ठीक है ना। और लिख सकता है कि राजनीतिक पार्टी के अंदर धन बल के प्रयोग कर टिकट का ले लेना। कभी कभी देखेगा कि कोई व्यक्ति मतलब टिकट मांग रहा था, वो अच्छा था, उसका छवि भी अच्छा था, उसको अच्छा वोट मिल सकता था, लेकिन कोई अमीर लोग गया, उसको टिकटवा लेने के चक्कर में उस पैसा 1 करोड़ रुपया थमा दिया और टिकट क्या किया, ले लिया। समझ तो आ गया ना। तो वही सब क्या है,
चुनौती, क्या है चुनौती, समझ तुम लोग आ गया ना। तो क्या लिखना है, पहले लिखना है क्या, लोकतंत्र के अंदर राजनीतिक पार्टी की प्रमुख चुनौती, तो लिखना राजनीतिक पार्टी की निम्नलिखित प्रमुख चुनौती है। पहले दलों के अंदर आंतरिक लोकतंत्र का अभाव, आंतरिक लोकतंत्र का अभाव, राजनीतिक दलों के अंदर व्याप्त वंशवाद, फिर राजनीतिक दल के अंदर धन बल के प्रयोग कर सीट हासिल कर लेना, ठीक है। चलो अगला इंपॉर्टेंट है, भारतीय लोकतंत्र की नई 4 समस्याएं का वर्णन करें। भारतीय लोकतंत्र की क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है ना, लोकतंत्र की उपलब्धियां में भारतीय लोकतंत्र की नई 4 समस्याओं का वर्णन करें। 4 समस्याओं का वर्णन करना है, यानी भारतीय लोकतंत्र का 4 गो समस्या बताना है। 4 गो समस्या, ये सब काफ़ी ईजी है, ये सब तुम लोग खाली ध्यान देगा ना तो ऐसे लिख लेगा। ई वाला जो है तुम्हारा पॉलिटी जो है ना, पॉलिटी तुम्हारा मतलब परिवेश में क्या आसपास घट रहा है ना, क्योंकि नहीं रहता है पॉलिटिक्स तो हर जगह होता है, तो आसपास क्या घट रहा है उस पर अगर ध्यान दे देगा और थोड़ा हम जो बोल रहे हैं उसको ध्यान से सुन लेगा तो अपने तुम लिख सकता है, नहीं ले सकता है। तो बोल रहा है क्या, भारतीय लोकतंत्र की क्या चुनौती है, तो ये बतवे किए थे। भारतीय लोकतंत्र की क्या चुनौती है, तो परिवारवाद चुनौती है, उसी परिवार के चलते आ रहा है ना। वंशवाद चुनौती है, वंशवाद चुनौती ना है, उसी का वंश का चलते आ रहा है, उसी का वंश का। जातिवाद चुनौती है, अज्ञानता चुनौती है, तुम अज्ञान रहेगा तो वही करेगा, दारू और मुर्गा खाएगा पूरा और पैसा लेगा, भटवा डाल देगा, ना डाल देगा, तो अज्ञानता चुनौती है। आतंकवाद चुनौती है, ठीक है ना। भ्रष्टाचार चुनौती है ना। तो वही बोल रहा है क्या, बोल रहा भारतीय लोकतंत्र की नई 4 समस्याओं का वर्णन करें, कि नई 4 समस्या को। तो तुम लोग अपने सोचेगा तो कितना समस्या ऐसी लिख सकता है, इसको रटना है क्या, सोचेगा अगर तुम लोग अपने से कि की समस्या है भारत में, तो अपने लिख सकता है, नहीं लिख सकता है, क्योंकि भारत क्या है, एक लोकतंत्र है, क्या है, तो लिखेगा कि भारतीय लोकतंत्र का निम्नलिखित 4 समस्याएं हैं। पहला क्या लिखना है, लिख देना है वंशवाद, दूसरा लिख देना है परिवारवाद, तीसरा लिख देना है जातिवाद के। हाँ अरे हम जब क्या खो एकरे में भटवा देवो, चाहे वो बैल रहे या गधा रहे, भटवा एकरे देवो, समझ तुम लोग आ गया ना। तो क्या लिखना है, लिखना है कि भारतीय लोकतंत्र का निम्नलिखित 4 समस्याएं हैं, निम्नलिखित 4 समस्याएं हैं, वंशवाद, परिवारवाद, ठीक है ना, परिवारवाद, जातिवाद, अज्ञानता, भ्रष्टाचार, आतंकवाद, ठीक है ना। तो ये सब सभी लिख देना, लेकिन 4 लिखना है, हम बहुत बता दिए, लेकिन लिखना है कितना, 4, ठीक है ना। अगला है, लोकतंत्र की सफलता के लिए कौन कौन सी आवश्यक शर्तें हैं, कौन कौन सी आवश्यक, समझ आ गया। तो लोकतंत्र की सफलता के लिए कौन कौन सी आवश्यक शर्तें हैं, ये पूछ रहा है, ठीक है ना। तो सिंपल देख, लोकतंत्र की सफलता कब होगा, ये सब तुम लोग सोचो अपना मन से, ठीक है ना, ये सब रटने वाला चीज़ ना है। लोकतंत्र सफल कब होगा, तो लिखना है लोकतंत्र की सफलता के लिए, लोकतंत्र की यहाँ बोल रहा है, लोकतंत्र की सफलता के लिए कौन कौन सी आवश्यक शर्तें हैं, तो लिखना है लोकतंत्र की सफलता के लिए निम्नलिखित आवश्यक शर्तें हैं। पहला लिखना है, पहला 1 नंबर कि जनता क्या हो, तो जनता शिक्षित हो, अरे पहले से यह है ना, लोकतंत्र उस देश का उतना सफल होगा जिस देश का जनता जितना ज़्यादा क्या होगा, शिक्षित होगा, पढ़ा लिखा होगा, तो वो अपना अधिकार को समझेगा, किसे वोट देना चाहिए वो समझेगा, परिवारवाद, जातिवाद, वंशवाद ये सब नहीं करेगा, और वो अपना अधिकार को समझ के अच्छा सरकार का निर्माण करेगा ना। तो लिखना है कि लोकतंत्र क्या बोला था, लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक शर्त, तो लिखना लोकतंत्र की सफलता के लिए निम्नलिखित आवश्यक शर्त है। पहला, जनता का शिक्षित होना, समझ तो आ गया ना। दूसरा क्या, तो दूसरा में नंबर में लिखना है जनता का शिक्षित होना, जनता का जागरूक होना, जनता का जागरूक रहेगा तब नहीं, तो वही मुर्गा दारू 500 रुपये में बिक जाएगा, नहीं बिक जाएगा। तो जनता का जागरूक होना, ठीक है ना। फिर स्थानीय सरकार को, स्थानीय मतलब समझ रहा है ना, स्थानीय मतलब मुखिया यानी पंचायती राज, और शहर में नगर निगम। तो स्थानीय सरकार को मजबूती प्रदान करना, और क्या लिख सकते हैं, महिला को सशक्त बनाना, अब मान लो कि ऐसा लोकतंत्र जहाँ महिला पिछड़े रह गया, खाली पुरुष आगे जा रहा है, तो होगा मजबूत होगा। तो महिला को सशक्त बनाना, ठीक है ना। आर्थिक समानता का बात करना, आर्थिक समानता तो समझ रहा है कि वैसा लोकतंत्र हो जहाँ पर जो है बहुत लोग गरीब ना हो, सब लोग लगभग क्या हो, समान हो, यानी ऐसा ना कि 1% लोग करोड़पति हो गया
और बाकी बात 99% लोग भिखारी हो गया, ऐसा ना है। यानी आर्थिक समानता हो, आर्थिक समानता हो, अगर ये सब रहेगा तो क्या होगा, लोकतंत्र सफल होगा। क्या होगा, सफल। तुम लोग कहा गया। तो वही बोला, लोकतंत्र की सफलता के लिए कौन कौन सी आवश्यक शर्त है, कौन कौन सी आवश्यक शर्त है। तो पहला शर्त में लिखना है कि जनता शिक्षित एवं जागरूक हो, शिक्षित एवं जागरूक हो, जनता को लोकतंत्र पर पूरी विश्वास हो, पूरी विश्वास हो। तीसरा लिखना है कि लोकतंत्र में आर्थिक समानता हो, आर्थिक समानता हो। चौथा लिखना है कि स्थानीय सरकार को मजबूती प्रदान करे, स्थानीय सरकार को मजबूती प्रदान करे। समझ तुम लोग आ गया। चलो अगला है आतंकवाद लोकतंत्र की चुनौती है कैसे। आतंकवाद लोकतंत्र की चुनौती है कैसे। तो सिंपल बात है, तो सब जानता है कि आतंकवाद क्या है, किसी भी देश के लिए अच्छा नहीं है ना है। अरे पगल बाबू कितनी बम पटक देगा कहना मुश्किल है। जैसे पाकिस्तान ला ना है, पाकिस्तान अभी चल जाओ अफगानिस्तान में तालिबान आ गया, क्या गया, और वो आतंकवादी को संगठन है, दिन में बम पटकते रहता है, ठीक है ना। और महिला जाएगा जहाँ जाएगा, पढ़ने जाएगा, महिला स्कूल खुद कहेगा तुमको पढ़ना ना है, घरे में रह, ठीक है ना, घरे में रहो, यानी पढ़ने नहीं देगा। अब पोलियो दवा पिलाएगा, पोलियो नहीं पीतो, बस पोलियो के पिया है। यानी आतंकवाद जो है किसी भी देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है, बहुत बड़ा क्या है, खतरा है, ठीक है ना। समझ तुम लोग आ गया। तो वही बोल रहा है कि आतंकवाद लोकतंत्र की चुनौती है कैसे, आतंकवाद लोकतंत्र की चुनौती है कि कैसे। तो लिखना है कि आतंकवाद की समस्या लोकतंत्र के लिए एक गंभीर चुनौती है। लोकतंत्र के लिए क्या है, एक गंभीर चुनौती है, एक गंभीर चुनौती है, क्योंकि इससे देश की एकता एवं अखंडता, ये सब अपने सोचो ना है, आतंकवाद से की खतरा हो सकता है। तो वही लिख रहे हैं, क्योंकि इससे देश के एकता एवं अखंडता, देश के एकता एवं अखंडता को खतरा पहुंचता है। और आतंकवाद के कारण देश के विकास अवरुद्ध हो जाता है ना, हो जाएगा। और तुम्हारा देश में आतंकवाद इतना है कि कभी इधर मार दिया, कभी उधर काट दिया, कभी उधर बम पटक दिया, कभी इसको अपहरण कर लिया, कभी नेटवर्क मार दिया। तो इसी में सब पूरा देश परेशान रहेगा, इसी में पूरा देश क्या रहेगा, परेशान रहेगा। तो विकास क्या करेगा, कर पाएगा। तो क्या है, तो इससे देश का विकास अवरुद्ध हो जाता है, हो जाता है। और संपूर्ण विश्व आतंकवाद से परेशान है। आतंकवाद से क्या है, कोई कम परेशान है तो कोई ज़्यादा परेशान है। भारत तो कुछ ज़्यादा ही परेशान है, क्योंकि पाकिस्तान से आतंकवादी आता है, कभी कश्मीर में हमला कर दिया, पुलवामा अटैक कर दिया, तो कभी मुंबई में ताज होटल में जाकर बम फोड़ दिया, 26 अगस्त घटना हुआ। तो आतंकवाद से क्या है, भारत खुद परेशान है, भारत क्या है, खुद परेशान है। समझ तुम लोग आ गया। तो पूछेगा आतंकवाद लोकतंत्र की चुनौती है कैसे, तो क्या बोलेगा आतंकवाद लोकतंत्र की एक गंभीर चुनौती है, क्योंकि आतंकवाद से देश के एकता एवं अखंडता को खतरा पहुंचता है, देश का एकता एवं अखंडता को खतरा पहुंचता है, तथा आतंकवाद के कारण देश के विकास अवरुद्ध हो जाता है, अवरुद्ध हो जाता है। और संपूर्ण विश्व आतंकवाद से परेशान है। इस प्रकार आतंकवाद लोकतंत्र के लिए एक गंभीर समस्या है। समझ आ गया, एक गंभीर चुनौती है। चुनौती मतलब समझना, खनिया खाला चुनौती है, आतंकवाद पर चुनौती रहता है ना। चुनौती मतलब क्या, चैलेंज। समझ तुम लोग आ गया ना। चुनौती मतलब तुम्हारे सामने खनिया चुनवा मारेंगे, घसर देंगे, वो नहीं। चल यहाँ ध्यान दे। अगला है वो शिक्षा लोकतंत्र के लिए अभिशाप है। कैसे बोल रहा है कि वो शिक्षा लोकतंत्र के लिए अभिशाप है। तो बतेबे किए ना, बताएं कि वो शिक्षा रहेगा, तुम पढ़ा लिखा ना रहेगा तो तुम अपना अधिकार को पहचान पाएगा, तुम्हारा अधिकार क्या है, ठीक है ना, तुमको किस तरह का नेता चुनना चाहिए, ठीक है। ले रह जाएगा, बकलोले रह जाएगा। और वही बताया था, मुर्गा दारू में बिक जाएगा, 500 रुपया में बिक जाएगा, भोटवा जाके दे देगा, और 5 साल तुमको क्या करेगा, वो डेंगाएगा, ना कहेगा पैसा देने से हो। तो यही बोल रहा है, क्या यहाँ पर बोल रहा है, वो शिक्षा, तो शिक्षा कारण नहीं सब होता है, दारू पियो, मुर्गा खाओ, पैसा ले लो, उसी वोट पर दे दो, शिक्षा कारण नहीं होता है। तो वही बोल रहा है, वो शिक्षा लोकतंत्र के लिए अभिशाप है, वो शिक्षा लोकतंत्र के लिए अभिशाप है। कैसे, ठीक है ना। या शिक्षा के अभाव लोकतंत्र के लिए चुनौती है। बोले शिक्षा का अभाव क्या है, लोकतंत्र के लिए चुनौती है, स्पष्ट करें। या बोले क्या शिक्षा का अभाव लोकतंत्र के लिए एक चुनौती है, कुछ भी पूछे तो लिखना है वही आंसर। समझ आ गया ना। तो बता शिक्षा का अभाव जो है, यानी वो शिक्षा जो है लोकतंत्र के लिए चुनौती है कि नहीं, हाँ है ना है। क्योंकि जितना पढ़ा लिखा जनता होगा, जितना जनता साक्षर होगा, वो अपना अधिकार को समझेगा, अपना अधिकार को, और ये भी समझेगा क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो गया, नेता क्या गलत कर रहा है, क्या सही कर रहा है, ठीक है ना। सही गलत में फर्क करना भी जानेगा, सही गलत में फर्क करना भी जानेगा। ऐसे नहीं तो गइयो हो बैलो हो तुम लोग करते चलेगा। समझ आ गया ना, ठीक है ना। बोलेंगे हाँ अभी राय थे तो तुम लोग बोलेगा हाँ राय थे, बोलेंगे अभी दिन है तो हाँ दिन है, बोलेंगे तुम लोग गधा है तो बोलेगा हाँ हम लोग गधा हैं, नहीं बोलेगा।
समझ तुम लोग को आ गया ना। तो क्या लिखना है, लिखना है शिक्षा का अभाव लोकतंत्र के लिए गंभीर चुनौती है। जैसे बताया था ना, आतंकवाद लोकतंत्र के लिए गंभीर चुनौती है, उसी प्रकार लिखना है, उसी प्रकार लिखना है क्या, शिक्षा का अभाव यानी वो शिक्षा का अभाव लोकतंत्र के लिए एक गंभीर चुनौती है, गंभीर चुनौती है, ठीक है ना। जब तक किसी देश के नागरिक चाहे वो पुरुष हो या स्त्री हो, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री हो, ये नहीं कि खाली पुरुष पढ़ के आगे निकल गया तो स्त्री क्या है, स्त्री नहीं पढ़े लिखेगा तो लोकतंत्र सफल हो जाएगा, लोकतंत्र के लिए वो भी खतरा हो जाएगा, ना हो जाएगा क्योंकि जो बच्चा होता है ज़्यादा क्या किसके पास होता है, माँ के पास होता है, पढ़ा लिखा रहेगा तो उसको समझाएगा, ऐसा कहेगा कोसे कबूतर बोलना चाहिए तो बोलेगा कोसे, बोलेगा क्या, कोसे बोलेगा क्या बोलेगा कोसे, हाँ कोसे बोलेगा एप्पल पढ़ो तो बोलेगा APL एप्पल, नहीं बोलेगा रे। तो चलो यहाँ ध्यान दो, तो वही बोल रहा है कि शिक्षा का अभाव, क्या लिखना है आप समझो, क्या बोल रहे हैं। यहाँ बहुत बड़ा आंसर दिया हुआ है लेकिन हम सटीक आंसर बताएंगे, छोटा आंसर बताएंगे, जो एकदम डायरेक्ट आंसर हो, जो क्वेश्चन पूछता है वही लिखना है, ठीक है ना। तो बोल रहा है शिक्षा का अभाव लोकतंत्र के लिए चुनौती है, तो लिखना है शिक्षा का अभाव लोकतंत्र के लिए एक गंभीर चुनौती है, गंभीर चुनौती मतलब वही खाए वाला चुनौतियाँ ना, चुनौती मतलब चैलेंज, ठीक है ना। जब तक किसी देश के नागरिक चाहे पुरुष हो या स्त्री हो, और शिक्षित रहेंगे तो कोई भी देश अपने यहाँ विकसित लोकतंत्र की स्थापना नहीं कर सकता है, विकसित लोकतंत्र की स्थापना नहीं कर सकता। सही बात है, जब तक तुम शिक्षित ना होगा तब तक तुम चाहेगा कि हमारा देश विकास हो जाए, विकसित हो जाए, तो हो पाएगा। तेरा पढ़ा लिखा रहेगा तो ना तुम नौकरी करेगा, कुछ अच्छा काम करेगा, तब नहीं इसलिए ले रह जाएगा तो विकसित कहाँ से होगा। तो वही बोल रहा है कि जब तक किसी भी देश का नागरिक चाहे वो पुरुष हो या स्त्री हो शिक्षित नहीं होगा तो लोकतंत्र के विकास की कल्पना नहीं कर सकते हैं, विकसित लोकतंत्र की कल्पना नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। और हम अपने अधिकार को भी नहीं पहचान सकते हैं। इस प्रकार शिक्षा लोकतंत्र के लिए गंभीर चुनौती है। समझ तुमको आया, क्या लिखना समझ आ गया। फिर एक बार बोल लेते हैं, शिक्षा लोकतंत्र के लिए अभिशाप है या शिक्षा बोल दिए, और शिक्षा लोकतंत्र के लिए अभिशाप है या वो शिक्षा लोकतंत्र के लिए चुनौती है। तो क्या लिखना है, वो शिक्षा लोकतंत्र के या शिक्षा के अभाव लोकतंत्र के लिए गंभीर चुनौती है, ठीक है ना। जब तक किसी देश के नागरिक चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, ठीक है ना, वो शिक्षित रहेंगे तब तक विकसित लोकतंत्र की कल्पना करना संभव नहीं है, तथा और शिक्षा के अभाव में वहाँ के जनता अपना अधिकार को नहीं पहचान सकता है, इस प्रकार शिक्षा लोकतंत्र के लिए अभिशाप है, लोकतंत्र के लिए चुनौती है। जो पूछेगा वही लिखना है, अभिशाप पूछेगा तो अभिशाप लिखना है, चुनौती पूछेगा तो चुनौती लिखना है। समझ तुम लोग आ गया ना। चलो अगला है क्या, लोकतंत्र जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है कैसे। 5 नंबर। तो तुम लोग को डायरेक्ट परिभाषा पूछेगा, बताओ लोकतंत्र की परिभाषा दो, नहीं दे देगा, बोलेगा लोकतंत्र की परिभाषा दे पाएगा, क्या देगा, तो बोलेगा लोकतंत्र जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है। और यह कथन अब्राहम लिंकन, अमेरिका के 16वां राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन का है। अब बोल रहा है कैसे है, यहाँ बोल रहा है लोकतंत्र जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है कैसे। तो देखो लोकतंत्र में जो है ना, सारा शक्ति लोकतंत्र को किससे मिलता है, जल्दी बताओ। तो सारा शक्ति जो लोकतंत्र को मिलता है जनता से मिलता है, और जनता ने भटवा देता है, तब न चुन के जाता प्रधानमंत्री। ऐसे चाय वाला रह जाता, और नरेंद्र मोदी क्या था पहले, चाय वाला, लेकिन उसको प्रधानमंत्री कौन बनाया, जनता ने बनाया। तो शक्ति कौन दिया उसको, जनता दिया है ना। तो लिखना है लोकतंत्र में सारे शक्ति का स्रोत जनता है तथा शक्ति का उपभोग करने वाला भी जनते है। क्या है, समझ तो गया ना। यानी इस लोकतंत्र में सभी शक्ति का स्रोत जनता है, ठीक है ना, और शक्ति का उपभोग करने वाला भी जनता ही है। इसलिए लोकतंत्र को जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन कहा जाता है। समझ तुम लोग आ गया। क्योंकि देखो हम लोग प्रस्तावना पढ़ते तो क्या बोलते, सबसे पहले लिखा रहता है हम भारत के लोग ही क्या है, हम भारत के लोग, यानी भारत के लोग ही क्या है, लोकतंत्र का शक्ति है, ठीक है ना। यानी भारत में सबसे बड़ा कौन है, तो भारत में सबसे बड़ा है भारत के लोग, क्योंकि पहले लिखल है हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष राज्य बनाने के लिए न लिखल है। तो भारत का सबसे बड़ा कौन है, तो सब जनता है। क्या है, समझ तुम लोग आ गया। चलो अगला इंपॉर्टेंट क्या है, जितना इंपॉर्टेंट था इसमें बता दिया, ठीक है ना।
इकोनॉमिक्स में अथी सिविक्स में जितना इम्पोर्टेंट था वो हम बता दिए, वो हम क्या किए बता देंगे। और देखो तुम लोग को पूछेगा, देख यहाँ पर ए बंदर, अगर मान लो तारी विरोधी आंदोलन के बारे में कुछ हम ऐसे पॉइंट बता देते हैं, ठीक है ना। ऐसे पूछ दिया तारी विरोधी आंदोलन कहाँ हुआ? तारी विरोधी आंदोलन आंध्र प्रदेश में हुआ था। क्या हुआ? तारी विरोधी आंदोलन जो है आंध्र प्रदेश के महिलाओं के द्वारा, आंध्र प्रदेश के महिलाओं के द्वारा शराबबंदी को रोकने के लिए, शराबबंदी को रोकने के लिए, ठीक है ना, और शराब के लत को समाप्त करने के लिए चलाया गया एक आंदोलन था। एक देख तुम लोग को पूछेगा हित समूह क्या है? हित समूह, तो हित समूह क्या है? सहकारिता छूट गया क्या? सहकारिता इसी में है। सहकारिता अगर इसमें होगा तो बता देंगे, सहकारिता भी मेन है। सहकारिता इसमें ना है, वो इकोनॉमिक्स में मिलेगा। किसमें मिलेगा? इकोनॉमिक्स में मिलेगा, ठीक है ना। अच्छा पूछेगा हित समूह क्या है? तो हित समूह देखो तुम लोग को नाम में समझ आ रहा है क्या है? एक जैसा हित वाले लोगों का समूह, नाम में ना नजर आ रहा है। पूछेगा हित समूह क्या है तो क्या बोलेगा? समाज में विभिन्न हित वाले लोग निवास करते हैं। सिंपल बात है, समाज में विभिन्न तरह के लोग निवास करते हैं, तो विभिन्न हित वाले लोग निवास करते हैं। जब एक ही प्रकार के हित रखने वाले लोग संगठित रूप धारण करता है, ठीक है ना, संगठन का निर्माण करता है, तो उसे हित समूह कहा जाता है। हित समूह ये सब पूछेगा तो लिख देगा ना। तो जितना इंपॉर्टेंट था 2 नंबरिया बता दिए हैं। अब शुरू करेंगे इकोनॉमिक्स वाला। कैसा करेंगे? इकोनॉमिक्स का बताएंगे, फिर ज्योग्राफी का बताएंगे, फिर आपदा प्रबंधन वाला 2 नंबरिया बताएंगे, फिर तुम लोग को 5 नंबरिया चलाएंगे। तो इस प्रकार पूरा सीरीज खत्म होगा। तुम लोग शेयर करते हैं, 24,000 सब्सक्राइबर मेरा पूरा गया, तुम लोग 25,000 सब्सक्राइबर जितना जल्दी हो सके पूरा हो। इसके लिए तुम लोग अभी मोबाइल है ना तो मोबाइल भड़क जाएगा, यहाँ टिपेंगे बता मोबाइल भड़क जाएगा, ठीक है ना। तो तुम लोग शेयर करो, ठीक है, शेयर करो जितना हो सके उतना शेयर करो। लाइक भी एक बार करना है, लाइक 1 बार करना है, और कमेंट भी करना है कि वीडियो कैसा लगा है, ठीक है। और अपना हर दोस्त को, ठीक है ना, चाहे वो तुम्हारा रिलेशन में को हो या 9th का हो, 10 का हो, 11 का हो, 12 का हो, अगल बगल में हो, उसको इस चैनल के बारे में बताओ और सब्सक्राइब भी करवाओ, ठीक है ना। चलो कितना घंटा का हुआ? अगर छोटा हुआ तो इकोनॉमिक्स आगे बता देंगे। 1 घंटा